गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग 66वीं बीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार सीडीपीओ का जो प्री का एग्ज़ाम होगा उन सब के लिए हम लोग क्वेश्चन टेस्ट देख रहे थे। उसी कड़ी में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 से आगे शुरू करेंगे। तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी पूछ रहा है कि सही नहीं है, यानी कि 3 सही होगा। यहाँ देखिए, मनसब की 33 श्रेणियां थी। जात तथा सवार का पद मनसबदार से संबंधित था। प्रशासनिक अधिकारी मनसबदार होते थे। और ई तो नहीं होगा। यहाँ देखिए, मनसबदार का पद सैनिक और वंशानुगत होता था। यह गलत है। ऐसा कैसे? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मनसबदार का जो पद था वह सैनिक होता था। सैनिक को नहीं, यह दूसरे को भी दिया जाता था। तो मनसबदार के जारी होने का उल्लेख 1574 ईस्वी में मिलता है और मनसबदार पद के साथ सवार पद का उल्लेख 1594-95 में मिलता है। अकबर ने दाग ए महाली नामक पृथक विभाग खोला था। क्या नाम था? दाग ए महाली। और आईने अकबरी में 66 मनसबदारों का, आईने अकबरी में 66 मनसबदारों का, लेकिन व्यवहार में 33 श्रेणियां ही थीं। जात और सवार का पद मनसबदार से संबंधित था। और मनसबदार क्या था? तो यह एक प्रशासनिक अधिकारी था। क्या? प्रशासनिक अधिकारी था। 81 नंबर में देखते हैं, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? याद कर लीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और मोहम्मद गौरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। और सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कौन? तो कुतुबुद्दीन संत सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संत थे। और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन? तो याद कर लीजिए, संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे और ये एकमात्र सूफी संत थे जिन्होंने साधना में योग विद्या को महत्व दिया था। कौन? तो निजामुद्दीन औलिया। और औलिया को महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय भी कहा जाता था। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान था जिसके सुल्तान के पद की स्वीकृति किसने दिया? तो खलीफा ने मान्यता दिया था। किसको? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चिहलगामी नामक संगठन की स्थापना की थी। किसने? तो इल्तुतमिश ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं। 82 में क्या है? महाजनपद व उनकी राजधानियों का गलत युग्म बताइए। यानी कि याद कर लीजिए, जितने भी महाजनपद है उनकी राजधानी। तो काशी का जो महाजनपद है काशी, इसका राजधानी वाराणसी सही है। अंग का चंपा सही है। अस्मक गलत हो गया, मथुरा। और गांधार का तक्षशिला सही है। तो देख लेते हैं, याद कर लीजिए, काशी वाराणसी, अंग चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और कुशावती, वत्स कौशाम्बी, मगध गिरिव्रज यानी राजगिरी, वजी संघ वैशाली, मल्ल कुशीनगर, मत्स्य विराटनगर यानी राजस्थान में, कुरु इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, चेदी सुक्तिमती, सूरसेन मथुरा, पांचाल अहिछत्र, गांधार तक्षशिला, कंबोज हाटक, अवंती उज्जैन और महिष्मती, और अस्मक पोटली या पोतना। 83 में देखते हैं, भारत में संवतों का सही कालक्रम क्या है? यानी संवत मतलब कि कैलेंडर की बात हो रही है। तो भारत में सबसे पुराना संवत कौन है? तो विक्रम है। विक्रम संवत। विक्रम के बाद शक संवत। शक के बाद गुप्त। गुप्त के बाद हर्ष। यानी इसका 83 का कौन सही होगा? तो ए। तो शक संवत सबसे पहले 57 BC यानी ईसा मसीह से 57 वर्ष पहले शुरू हुआ शक संवत, सॉरी विक्रम। और शक संवत यह ईसा मसीह के मरने के 78 साल बाद यानी 78 AD में शक संवत। गुप्त संवत 319 BC में। हर्षवर्धन के समय में हर्ष संवत यह 606 ईस्वी में शुरू हुआ था। और जो विक्रम संवत है वह राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था।
याद कर लीजिए, जो गुप्त वंश वाले विक्रमादित्य नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात है। 1853 में शुरू हुआ था। मुंबई से कहाँ के लिए? तो थाने के बीच। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन हुआ, डलहौजी के काल में ही। लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना डलहौजी के काल में हुई थी। डलहौजी ने ही व्यापकता का सिद्धांत लागू किया था, जिसमें बहुत सारे रजवाड़े क्या हो गए? तो वे उत्तराधिकारी विहीन हो गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 से 35 इनका कार्यकाल है। 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनको बना दिया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और बेंटिक के काल यानी 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया और कर्नल सिलीमन की सहायता से ठगी प्रथा यानी इसकी व्यवस्था का अंत किया गया 1830 में। लॉर्ड कैनिंग, इनका कार्यकाल है 1856 से 62। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वाय सराय थे। कैनिंग के काल में ही भारतीय विधि एवं दंड संहिता का निर्माण हुआ। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 इनका कार्यकाल है और इन्हीं के कार्यकाल में फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, सर स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग आदि की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन 85 में देखते हैं क्या है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मराठा राजसंघ का अंत हो गया? तो मराठाओं का अंत कब हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में मराठा राजसंघ का अंत हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 के काल में अंग्रेज नेपाल युद्ध, मतलब लॉर्ड हेस्टिंग के काल में 1813 से 1823 में क्या हुआ? इनका कार्यकाल है। सबसे पहले 1814 से 16 याद कर लीजिए, अंग्रेज और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था, जिसका अंत सुगौली की संधि से हुआ 1816। पिंडारियों का दमन इन्हीं के काल में होता है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी के काल में इनका काल है लॉर्ड वेलेजली। 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, लॉर्ड वेलेजली के काल की बात है। वेलेजली ने ही भारतीय राज्यों को अपने प्रभाव में लाने के लिए सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस का प्रयोग किया था। लॉर्ड कर्नवालिस, इनका कार्यकाल है 1786 से 93 को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, लॉर्ड कर्नवालिस। इनके द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 23 मार्च 1793 को। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 में है। पंजाब रियासत को ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया गया 29 मार्च 1949 को। और मराठा राजसंघ का अंत किसके काल में हुआ? याद कर लीजिए, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। 86 नंबर क्वेश्चन, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? संध्या और युगांतर, इन दोनों का प्रकाशन बंगाल से होता था। कहाँ से? तो बंगाल से। क्लियर है। युगांतर एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था और यह 1906 में इसकी शुरुआत बरिंद्र घोष ने किया था। बरिंद्र घोष 1906, नाम क्या है? युगांतर। और यह बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी। वहीं संध्या नामक समाचार पत्र, इसकी भी शुरुआत 1906 में होती है और इनके एडिटर का नाम क्या था संध्या का? तो वह था ब्रह्म बांधव उपाध्याय। कुछ और याद कर लेते हैं, जैसे कि बंगाल गजट, तो यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। बॉम्बे टाइम्स बॉम्बे से। द हिंदू, यह मद्रास से। स्वदेश मिश्रण सिलहट से। सुधारक लंदन। संध्या बंगाल। फ्री हिंदुस्तान बर्लिन से प्रकाशित होती थी। 87 में क्या है? यहाँ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वशासन एवं स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया था? यानी फर्स्ट टाइम की बात है। यह 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। और उन्होंने ही अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि स्वराज चाहिए। 1907 में क्या होता है? याद कर लीजिए, उसमें सूरत स्प्लिट होता है, यानी सूरत में कांग्रेस नरम दल और गरम दल के बीच में उसमें फूट पड़ जाती है और वह भी जूतम पैजार के साथ है। और उस समय अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ये नरमपंथी थे और गरमपंथी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में अलग हो गए थे। 1916 में
फिर क्या होगा, नरमपंथी गरमपंथी सब लोग लखनऊ में आएंगे और मिल जाएंगे, उसका नाम है लखनऊ पैक्ट। और उसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी आपस में समझौता करते हैं और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और 1929 में तो लाहौर अधिवेशन होगा जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होंगे और वे पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। 1929 ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया है? रद्द किया गया यानी कभी लागू भी हुआ होगा। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन क्या थे, तो ये गवर्नर जनरल थे, इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। और 1911 में क्या होगा, वहाँ के शासक महोदय आएंगे और वो उसको रद्द करेंगे। तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन क्या मनाया गया, तो बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। अमार सोनार बांग्ला जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगान। और स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिशाल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। तो स्वदेशी बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त 89 में देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की थी? तो अंग्रेजी के माध्यम से याद कर लीजिए, ये राजा राम मोहन राय हैं। क्लियर। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय समाज, 1815 आत्मीय समाज, 1825 वेदांत कॉलेज, 1820 में उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक भी लिखी थी। यानी 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। दयानंद सरस्वती तो ये भी एक समाज सुधारक हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। याद कर लीजिए, जो दयानंद सरस्वती इन्होंने कुछ दिया, क्या दिया, नारा, जैसे वेदों की ओर लौटो तथा भारत भारतीयों के लिए है, ये सब नारा दयानंद सरस्वती का है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये समाज सुधारक विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए अधिनियम को जो पारित हुआ था उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1849 ईस्वी में कोलकाता में स्त्रियों की शिक्षा हेतु प्रथम स्कूल, उसका नाम क्या था, बैथुन स्कूल की स्थापना की थी, यानी उसका समर्थन किया था। और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरुजी और एक कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। उनके बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। 90 नंबर में देखते हैं 90। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंधित हैं? याद कर लीजिए, जो संबंधित है वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? तो कौन थे जानकार? याद कर लीजिए, उनका नाम था गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम इनका? यही है, वारेन हेस्टिंग्स। ये बहुत पढ़े हुए थे। और रॉबर्ट क्लाइव ये क्या थे? तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर। इन्हीं के समय में क्या होगा, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम के साथ करेंगे। और 1765 में ही बंगाल में क्लाइव द्वारा द्वैध शासन लागू कर दिया जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल याद कर लीजिए, बहुत दिन 13 साल है, 1772 से 1785। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। कर्नावालिस, उसके बाद आएंगे हेस्टिंग्स के बाद, यानी 1786 से 93। इन्होंने 1793 में प्रसिद्ध कर्नावालिस कोड का निर्माण किया था जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। कर्नावालिस के समय में ही न्यायिक अधिकार कलेक्टर से छीन लिया गया था। और जो दरोगा, आज का पावरफुल दरोगा है, वो अस्तित्व में कब आता है, तो वही लॉर्ड कर्नावालिस के समय में। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होगा? घर का गार्जियन, तो वह राष्ट्रपति है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 53 के हिसाब संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्लियर।
और 53 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा यानी में गुप्त मतदान द्वारा होगा। और संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्लियर है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। वहीं संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति के बारे में जान गए हम लोग। और जो क्या है महान्यायवादी, तो इनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो आर्टिकल 76 में है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा की बात हो रही है, तो कहाँ से लिया गया है, याद कर लीजिए। मौलिक अधिकार अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य तो यह यूएसएसआर यानी आज का वर्तमान रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार में क्या क्या है, तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा के अलावे उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता तथा उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल आदि भी अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। और कुछ जान लेते हैं, जैसे विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन। विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति कनाडा के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य आयरलैंड से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी आर्टिकल 368 दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसका है? तो जो प्रस्तावना है यह भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन N.A. पाल्की वाला का है। N.A. पाल्की वाला का है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत में प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री तथा भारतीय संविधान के जनक थे। कौन? तो B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। और इन्होंने क्या कहा है, यानी अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत की संविधान की आत्मा कहा। गलत। संविधान की आत्मा अम्बेडकर ने क्या कहा, इन्होंने कहा आर्टिकल 32 को क्या कहा है, तो संविधान की आत्मा कहा है। वहीं K.M. मुंशी भारत की संविधान सभा के विशेषज्ञों की समिति के सदस्य के रूप में थे। कौन? तो K.M. मुंशी। वहीं ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान के अमेरिकी विशेषज्ञ थे। ग्रेनविल ऑस्टिन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, याद कर लीजिए। केशवानंद भारतीवाद में यानी 1973 में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना गया। कब? तो केशवानंद भारतीवाद में। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी? तो कब? याद कर लीजिए 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। द्वैध शासन में क्या होगा, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी द्वारा करेगा तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी भारतीय मंत्रियों की सहायता से करता था। लेकिन वीटो का तो पावर था ही। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या होगा, राज्यों को छोड़ दिया जाएगा। और 1935 में क्या होगा, तो 1935 में जो राज्य में द्वैध शासन है उसको बंद कर दिया जाएगा और वो सब कुछ केंद्र में लागू कर दिया जाएगा। क्लियर है। और 1937 का चुनाव भी 1935 के अधिनियम द्वारा ही होता है। और 1935 का अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मताधिकार का विस्तार किया गया। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान की गई। 1909। 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861। और पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत 1861 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 96 में क्या है,
10वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 10th शेड्यूल की बात हो रही है, याद कर लीजिए। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10th शेड्यूल जोड़ दिया गया। इसको क्या कहते हैं? दल बदल अधिनियम। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता यानी अयोग्यता के बारे में उपबंध किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 1951 में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं के संबंध में एक नया भाग नगर पालिका में 9A शामिल किया गया था। 97 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? यानी राज्य नागरिकों में अंतर नहीं कर सकता है। तो याद कर लीजिए 15(1) है। 15(1) में क्या है? राज्यों को नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है। 15(2) के अनुसार बोर्ड नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पूर्णतः या अंशतः राजनिधि से पोषित स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी शर्त के अधीन नहीं होगा। 15(3) में है कि 15(3) के मुताबिक अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध से नहीं रोकेगा। यानी ऊपर है कि बराबर है और 15(3) में एक्सेप्शन दिया हुआ है कि स्त्रियों और बालकों को कोई विशेष आरक्षण दिया जाएगा तो वह उसको नहीं रोक सकता है। 15(4) के मुताबिक 15 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रुकेगा, यानी आरक्षण दिया जाएगा। सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ किस पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है? उसमें क्या रहता है? उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। क्लियर है? और यह जल यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिला देने पर क्या होगा? H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बनता है। कार्बनिक अम्ल से युक्त जैसे जल में कार्बोनिक क्या कहेंगे उसको हम लोग? कार्बोनेट ड्रिंक्स कहेंगे। सोडा वाटर से हृदय और किडनी की बीमारी, पेट फूलने की समस्या, पेस्टिक अल्सर, दांत संबंधी परेशानियां तथा हड्डियों के कमजोर हो जाने का खतरा रहता है। सोडियम बेंजोएट, याद कर लीजिए, सोडियम बेंजोएट यह एक समान प्रकार का खाद्य परिरक्षक है। और बोरिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला बोरिक एसिड H3BO3 है और यह औषधि के रूप में प्रयोग होता है। पोटेशियम एक खनिज है जो हमारी मांसपेशियों के लिए जरूरी है। पोटेशियम हमारे हृदय की गति के संचालन के लिए जरूरी है। कौन? तो पोटेशियम। 99 गलत युग्म का पहचान करना है। यहाँ बताना है कि कौन सा मिलान गलत है। तो यहाँ देखिए, मूंगफली में टिक्का रोग फफूंद से होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। गन्ना में रेड रॉट फफूंद की कमी के कारण होता है, सही है। और नींबू में लिटिल लीफ तो यह गलत है। नींबू में लिटिल लीफ जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? तो जीवाणु के कारण। याद कर लीजिए, मूंगफली में टिक्का रोग फफूंद के कारण, मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से, गन्ना में रेड रॉट फफूंद के कारण, नींबू में लिटिल लीफ जीवाणु के कारण, आलू का वाट रोग कवक के कारण, बाजरा का ग्रीन डेयर रोग कवक के कारण, गेहूं का कीटू रोग यह भी कवक जनित है, आलू का सैथिल रोग जीवाणु जनित है, तंबाकू का मोजैक रोग और बंकी टॉप ऑफ बनाना ये सब वायरस जनित रोग हैं। थनैला रोग किसके द्वारा होता है? थनैला रोग तो यह एक जीवाणु जनित बीमारी है। थनैला इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग औसन शोध कहते हैं। यानी इसमें तो औसन क्या होगा? फूल जाएगा, सूजन हो जाएगा और यह दुधारू पशुओं में होता है। खुरपका और मुंहपका वायरस जनित रोग यानी FMD। पोंकनी यह भी वायरस जनित रोग है। गलघोंटू, गिल्टी रोग, लंगड़ा बुखार और निमोनिया ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। वहीं चेचक वायरस जनित रोग है। क्षय रोग यानी TB जीवाणु से होता है। मिल्क फीवर यह कैल्शियम की कमी से। जॉन रोग जीवाणु। गिलरोट रोग यह कवक की कमी से होता है। गिलरोट रोग कवक की कमी से नहीं, कवक से होता है। विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को
क्या कहते हैं? विषैले प्रभाव हैं उसको दूर करने वाले औषधि, उसको कहते हैं एंटीडॉट। क्या नाम है? एंटीडॉट। एंटीडॉट के कुछ उदाहरण जैसे कि एसिटाइल सिस्टीन, एट्रोफिन, डिगोक्सिन, डाइमर कैप्रोल और जीवाणुनाशक औषधियों को एंटीबायोटिक। जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक। सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। डिओडोरेंट एक सुगंधित उत्पाद होता है। डिओडोरेंट यह पसीने के कारण बैक्टीरिया के विकास से उत्पन्न दुर्गंध को रोकता है। एक्सपेक्टोरेंट एक औषधि है जो फेफड़े की नली से निकलने वाले म्यूकस यानी बलगम के स्राव को बढ़ाकर फेफड़े को साफ एवं सुरक्षित रखता है। क्लियर है? आगे देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा किस प्रकार की जोत की है? तो सबसे अधिक प्रतिष्ठा सीमांत जोत की है। सीमांत यानी 1 हेक्टेयर से कम, लघु यानी 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम यानी 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर या उससे अधिक। तो भारत में अधिकतर क्या है? तो यही सीमांत जोत है, यानी खेतों का आकार छोटा है। भारत में औसत जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर है। भारत में सर्वाधिक लैंड होल्डिंग नागालैंड में है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? याद कर लीजिए, सेवा क्षेत्र का। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। और 2021 के हिसाब से देखिए, कृषि क्षेत्र 19.90%, उद्योग क्षेत्र 25.33% और सेवा क्षेत्र 54.77% जीडीपी में योगदान है। और जीडीपी मतलब क्या जानते हैं? किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवास करने वाला नागरिक यानी विदेशी भी द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहेगा? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? संपदा कर तो यह 1957 में लागू किया गया था। और संपदा कर वह प्रत्यक्ष राशि है जो किसी संपत्ति के स्वामी द्वारा इस संपत्ति के मूल्य के अनुसार अदा किया जाता है। इस कर का अनुपात संपत्ति मूल्य के आधार पर लगता है। जब संपदा या संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है और वह संपत्ति उसके किसी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित की जाती है, तब संपदा शुल्क दिया जाता है, यानी लगाया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो यह विश्व बैंक प्रकाशित करता है। कब से? 1978 से। विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और एक और IMF का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। क्लियर है? मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों क्या है? तो ये दोनों ट्विंस है। किसके? तो ब्रेटन वुड्स के ट्विंस है। यानी उस सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड्स में, उसमें 2 ये संस्थाएं उभर कर सामने आई। और यह सब क्या है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या नाम था उनका? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के दिमाग की उपज है। जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल न हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे निमग्न लागत, यानी डूब गया। जो खर्चा हो गया लेकिन वसूली न हो सकता है। क्लियर है? परिवर्तित और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। जो खर्चा किया गया हो और वसूल न हो सके उसे निमग्न लागत कहते हैं। अगर कोई फैसला किया गया है तो उन फैसलों से बेहतर विकल्पों के जो महत्व होते हैं उनको विकल्प लागत कहते हैं। अर्थात उस विकल्प को अपनाया जाए जिसे कोई मौद्रिक लाभ न हो तो उसे विकल्प लागत कहते हैं। परवर्ती लागत से अभिप्राय परवर्ती साधनों यानी आगतों जैसे श्रम पर किए जाने वाले व्यय से है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। प्रचालित लागत ऐसे खर्च से है जो एक व्यापार के संचालन से संबंधित होते हैं। यह 2 श्रेणियों में आते हैं जिन्हें निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। 107 नंबर क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्धारण किसने किया था? यही नाम है इनका, रेगनर फ्रिट्ज। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार
अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव जैसे कि परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं खरीदी एवं बेची जाती हैं। वह क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और समष्टि समष्टि मतलब अर्थशास्त्र का वह शाखा जिसमें समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन होता है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात इस शाखा के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, बेरोजगारी, व्यापार चक्र आदि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो उसको कहते हैं हम लोग समष्टि। और किसी व्यक्ति विशेष तो वह है व्यष्टि। और इस शब्द के निर्माण का इस शब्द के जनक हैं रेगनर फ्रिशच और जे.एम. किन्स। इन्होंने क्या कहा? जे.एम. किन्स प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने क्या लिखा? यह किताब का नाम याद कर लीजिए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरल एंड मनी में रोजगार का एक क्रमबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया। अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में मांग और आपूर्ति, मार्जिनल यूटिलिटी तथा उत्पादन लागत को व्यवस्थित किया था। 108 नंबर में क्या है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, उसमें खाद्य श्रृंखला। तो इसमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? सबसे पहले पादप पल्लवक होगा। पादप पल्लवक के बाद में उसको कौन खा जाएगा? जंतु पल्लवक। जंतु पल्लवक को कौन खाएगा? छोटी मछली। छोटी मछली को कौन खा जाएगा? तो बड़ी मछली। यही जल तंत्र में क्या है? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। वातावरण पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द इकोसिस्टम, इसका प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता एवं अवघटक आते हैं। अजैविक घटक में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ एवं जल वायुवीय व कारक जैसे कि जल, प्रकाश, वायु आदि आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्माता को प्रदर्शित किया जाता है। जब उत्पादक का उपभोग प्रथम उपभोक्ता द्वारा तथा फिर प्रथम उपभोक्ता का उपभोग द्वितीय उपभोक्ता द्वारा तथा द्वितीय का तृतीय उपभोक्ता द्वारा एक क्रम में किया जाता है तो इसे ही हम लोग खाद्य श्रृंखला यानी फूड वेब कहते हैं। उत्पादक यानी हरे पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मतलब उत्पादक यानी हरे पौधे जो क्लोरोफिल की सहायता से खाना बनाएंगे। इनको जो खाएगा वह प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी को जो मांसाहारी खाएगा वह द्वितीय उपभोक्ता। और इस मांसाहारी जीव को जो मांसाहारी खा गया वह तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। 109 में क्या है? भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखते हैं तो भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रकार का वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। यह वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में ये मुख्य रूप से गिरिपद यानी फुट हिल्स में, किसके? तो हिमालय के, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। इन वन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं सागवान, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, सहतूत आदि। और भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अलावे वनों के कई अन्य प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान उच्च हो, जैसे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, लक्षद्वीप एवं अंडमान, मेघालय आदि क्षेत्रों में क्या मिलेगा? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी तापमान अधिक हो लेकिन वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होता है। और शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति यानी जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो और तापमान तो पाए ही जाए, जैसे कि राजस्थान,
गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के और दूसरे भागों में। और डेल्टाई वन भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में पाए जाते हैं। उसका क्या नाम है? तो डेल्टाई वन। 110 में क्या है? निम्न हाथी रिजर्व में से उड़ीसा में कौन सा स्थित नहीं है? तो उड़ीसा में कौन स्थित नहीं है? तो याद कर लीजिए, मयूर झरना, यह उड़ीसा में नहीं है। संबलपुर, बैतरनी, मयूरभंज, ये सब उड़ीसा में स्थित है। तो मयूर झरना हाथी रिजर्व उड़ीसा में नहीं है। मयूर झरना यह पश्चिम बंगाल में है। संबलपुर, बैतरनी, मयूरभंज हाथी रिजर्व है। और याद कर लेते हैं थोड़ा सा। शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड, सिंहभूम झारखंड, महानदी हाथी रिजर्व ओडिशा, बैतरनी हाथी रिजर्व ओडिशा, मयूरभंज हाथी रिजर्व ओडिशा, लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़, लेमरू छत्तीसगढ़ है। कामेंग हाथी रिजर्व कामेंग और अरुणाचल प्रदेश। और दिहंग पटकाई, धनसिरी लांगडिंग हाथी रिजर्व असम, चिरांग रिपू हाथी रिजर्व असम, वायनाड हाथी रिजर्व यह केरल में है। गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 की बात है। क्लियर है? गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन मीठे पानी की डॉल्फिन है और ये अंधी होती है। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में पाई जाती है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम पैलेटिनिस्ट गेंगेटिका है। यह एक स्तनपायी जीव है और यह कशेरुकी संघ का प्राणी है। डॉल्फिन साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है तथा IUCN में इसको लुप्त प्राय सूची में शामिल किया गया है। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य को लुप्त प्राय गंगेटिक के लिए संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है और पटना में एक रिसर्च सेंटर बन रहा है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? इसमें क्या होगा? लोगों के बीच में वेटलैंड के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। 2 फरवरी को ही वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में, जो कि कैस्पियन सागर के तट पर है, आर्द्र भूमि पर एक अभिसरण यानी कन्वेंशन को अपनाया गया था। 2021 में क्या थीम था? आर्द्र भूमि और जल। कुछ और दिवस याद कर लेते हैं, जैसे कि विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व प्रेस दिवस 3 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व शांति दिवस 31 सितंबर। अब साइंस से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर मिलान करना है। ये एक तरफ उपकरण है और मापन की राशि है। अमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? तो बैरोमीटर दाब, स्प्रिंग तुला भार, हाइग्रोमीटर और अमीटर। तो अमीटर क्या करेगा? तो यह धारा की माप करेगा और हाइग्रोमीटर सापेक्षित आर्द्रता की माप करता है। क्लियर है? और देख लेते हैं। बोलोमीटर उष्मीय विकिरण, ओगोमीटर दूरी, कोनोमीटर प्रकाश की चमक या शक्ति, पाइरोमीटर उच्च ताप, पीपेट द्रव का निश्चित आयतन, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। 114 नंबर में क्या है? तो एक सूची 1 है और सूची 2 है। लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम ईस्ट और एस्परजिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस है, इसका उपयोग, इससे क्या होगा? दही बनने का आपका। राइजोबियम है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लाभदायक है। ईस्ट है, ईस्ट का उत्पादन एल्कोहल उत्पादन में, और एस्परजिलस तो साइट्रिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग होता है। और थोड़ा सा देख लेते हैं। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट एल्कोहल उत्पादन में, एस्परजिलस साइट्रिक अम्ल बनाने में। एसिटोबैक्टर इसका उपयोग सिरका में होता है। बैसिलस माइकोकॉर्कस तंबाकू में सुगंध आता है इससे। कोंडिसेंस चाय की पत्ती की क्यूनिंग में। स्पेक्टोकोकस आरोफेसिस, तो यह आरोमाइसिन एंटीबायोटिक के निर्माण में। स्ट्रेप्टोकोकस नोर्सी, तो
टेटिन एंटीबायोटिक के निर्माण में, और निवियस तो यह नेबे बायोसिन एंटीबायोटिक के निर्माण में होता है। यहाँ पर कुछ मिलान करना है, थोड़ा देख लेते हैं। मार्च 2020 को इसरो ने जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 लॉन्च किया था। GSAT-1 का वजन 1275 किलोग्राम है। बताना है कि इसमें कौन सही है। यहाँ केवल पहला सही है, क्योंकि दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि उस GSAT-1 का वजन, याद कर लीजिए, 2275 किलोग्राम था। भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? प्रोटीन दिवस 27 फरवरी। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी। और 2021 में इसका थीम क्या था? पॉपुलरिंग विद प्लांट प्रोटीन। पॉपुलरिंग विद प्लांट प्रोटीन। और भारत में जागरूकता फैलाया जाए, क्योंकि भारत में पोषक तत्वों में बहुत ही कम जागरूकता है, अधिकतर लोग कुपोषित हैं। अन्य तिथि जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, विजय दिवस 16 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, बाल दिवस, चाचा नेहरू का बर्थडे 14 नवंबर। भारत ने किस देश के साथ ईयर ऑफ इन्वायरमेंट लॉन्च किया है? ईयर ऑफ इन्वायरमेंट तो किसके साथ? याद कर लीजिए, फ्रांस के साथ। तो पर्यावरण मंत्री उस समय कौन थे? तो प्रकाश जावड़ेकर थे। इन्होंने इंडो फ्रेंच इन्वायरमेंट ईयर लॉन्च किया है। इन दोनों देशों के बीच पर्यावरण संबंधी सहयोग के अंतर्गत असम, राजस्थान आदि राज्यों में कई प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। 118 में क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने ट्रांस यूनियन यानी सीबिल CIBIL के सहयोग से MSME के लिए किस नाम से एक नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो उस नॉलेज पोर्टल का नाम है MSME सक्षम। MSME सक्षम। और निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को लॉन्च किया था? विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 तो लॉन्च करने वाले कौन थे उस समय? तो उस समय मंत्री रहा होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? कमेंट कीजिएगा। या स्वास्थ्य मंत्री तो मनसुख मांडविया। और 120 में क्या है? विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया था। ओला द्वारा शुरू किए गए ओला कारपोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड शामिल है, कनाडा नहीं है। श्रम पर संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार किसी कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर दे ग्रेजुएटी के लिए न्यूनतम पात्रता अवधि कितनी है? तो 1 साल। याद कर लीजिए, 1 साल तक अगर वह काम कर लिया तो क्या होगा? उसको ग्रेजुएटी दिया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप अल होई किस देश में है? तो यह सीरिया में है। याद कर लीजिए, अल होई सीरिया में है। माणिक्यला राव का निधन हो गया। वे क्या थे? तो माणिक्यला राव तो वे राजनीतिज्ञ थे। कला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में निम्नलिखित में से किस संस्था ने अंग्रेजी साहित्य में MA कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो NIT त्रिची ने शुरू किया। भाई अंग्रेजी साहित्य में क्या करेंगे? तो MA पढ़ा देंगे, MA। और 126 जापान में आज के दिन यानी 6 अगस्त को किस वर्ष 6 अगस्त में क्या हुआ था? दिन किस वर्ष हिरोशिमा पर परमाणु बम, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय, गिराया गया था। तो कब गिरा दिया गया था? 1945 को। 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैटमैन। और विंस्टन चर्चिल को, नागासाकी को विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैटमैन कहा गया। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ आरंभ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 को होता है। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को हुआ, जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1945।
यहाँ देखिए 127 नंबर, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉर्वेट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो पुस्तक लिखने इनका नाम है, याद कर लीजिए, उनका नाम है यतीश राव। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री की फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में क्या रैंक थी? है तो नहीं, अब थी तो दूसरी रैंक थी। अभ्युदय योजना पुस्तक, यहाँ देखिए, अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है? अद्भुत अयोध्या, जो अयोध्या के इतिहास पर आश्रित है, तो किसने लिखा है? नीना राय ने। 130 नंबर, प्रख्यात व्यक्तित्व शार्ली एंड ग्रेव का हाल ही में निर्धन हो गया, मर गए हुए, वह किस रूप में प्रसिद्ध थे? शार्ली एंड ग्रेव, तो वे क्या थे? तो वे उपन्यासकार थे। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य 2024 तक राजधानी शहर में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का लॉन्च करने का है? दिल्ली में 2024 तक कितना इलेक्ट्रिक वाहन? तो याद कर लीजिए 25%। भारत का पहला समुद्र के अंदर बनने वाला टनल किस शहर में बनाया गया है? समुद्र के अंदर बनने वाला टनल की बात हो रही है, तो कहाँ है? तो यह मुंबई शहर में। उसका नाम क्या है? कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहत 2.07 किलोमीटर लंबा टनल बनेगा। कहाँ? मुंबई में। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, तो वक्र कैसा होगा? SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले आरेख क्या होगा? तो एक दीर्घवृत्ताकार पथ में होगा, इस तरह का होगा। क्लियर है? इतना ही याद कर लीजिए। और नीले, लाल व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलता दर सबसे अधिक होगा? जो सबसे पहले गर्म होगा वही सबसे पहले क्या होगा? तो ठंडा हो जाएगा, तो उसका शीतलता दर सबसे अधिक होगी। तो शीतलन की दर सर्वाधिक किसकी होगी? तो सफ़ेद रंग की। क्यों? सफ़ेद रंग की वस्तु सभी प्रकार के रंगों का उत्सर्जन कर देगा, इसलिए इसकी शीतलन की दर सर्वाधिक है। काली वस्तु की शीतलन दर सबसे न्यून होगी, वैसे क्योंकि ये सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित सभी प्रकार के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है, पूर्ण ब्लैक वस्तु यानी कंप्लीट ब्लैक बॉडी कहलाता है। और ब्लैक वस्तु की परावर्तता 0, ये सब कोई मतलब नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान था, तो भारत का स्थान कैवा था? 9वां था। 2021 में 10वां है। इसमें 1 से 3 तक किसी का स्थान नहीं है। चौथा में कौन है? तो स्वीडन है, याद कर लीजिए। क्लियर है? और यह सूचकांक न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा 2005 से जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु नीति एवं ऊर्जा उपयोग के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। और 136, 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? याद कर लीजिए। अब 2020 नहीं, अब 2021 वाला याद करना होगा। 2020 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था रसायन में? तो इन याद कर लीजिए, प्रोफेसर इमैनुअल शार्पेंटियर और USA के वैज्ञानिक, उनका नाम था जेनिफर डडना को। इन लोगों ने क्या किया था? तो जीनोम एडिटिंग के लिए इनको इनाम मिला है। क्लियर? याद इतना ही याद कर लीजिए, नहीं DNA में ये लोग बदलाव करेंगे बस। यहाँ पर फीमेल कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो यह तिरुवनंतपुरम में है। पहला वाला ही गलत हो गया। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, सही है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण हैदराबाद, वो पहला ही गलत है। और 138 में क्या है? वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है किसको? तो पराबैंगनी किरण को। और पराबैंगनी किरण में कौन कौन? यहाँ दिया ही नहीं है, याद कर लीजिए। यह पराबैंगनी किरण C एवं अंशतः पराबैंगनी किरण B को अवशोषित कर लेता है, B और C को। C किरण सबसे खतरनाक है, अतः यह पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी पर जो जीव जंतु है उसको हानि पहुंचा देगा।
और बी को यह अंशतः अवशोषित कर पाता है। और आगे बढ़ते हैं। 139 AR-2770, यह AR-2770 चर्चा में है। यह क्या है? तो यह एक सौर धब्बा है, याद कर लीजिए, सौर कलंक है बस। और सौर कलंक क्या होता है? सूरज पर प्रत्येक 11 वर्ष के अंतराल पर पुराना खत्म हो जाता है और नया फिर से सामने आ जाता है। सौर धब्बे का मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी अधिक होता है, जिसकी वजह से विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इसका आकार मंगल ग्रह के बराबर है। 140 सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको कहते हैं जैव उपचार यानी बायो रेमेडिएशन। थोड़ा जान लेते हैं बायो रेमेडिएशन के बारे में। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा तेल, विलायकों एवं पीड़कनाशों से दूषित थल एवं समुद्री क्षेत्रों के उपचार की प्रक्रिया को जैव उपचार यानी बायो रेमेडिएशन कहते हैं। यह एक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों आदि के प्रयोग द्वारा प्रदूषित स्थान से प्रदूषण की निष्प्रभावी क्रिया प्रदूषण को क्या किया जाएगा? तो निष्प्रभावी किया जाता है। यह जैव रासायनिक चक्र के सिद्धांत पर काम करता है। जैव उपचार मृदा, सतही जल, भूमिगत जल आदि को साफ करने एवं पारिस्थितिकीय तंत्र की पुनः स्थापना में उपयोगी होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र तथा स्थल का स्थानीय जीवाणुओं की वृद्धि करके प्राकृतिक स्वस्थानीय जैव विघटन को प्रेरित किया जाता है तथा पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तथा नमी को इसमें मिला दिया जाता है। घरेलू कूड़ा करकट यानी अपशिष्ट नाइट्रोजन और फास्फेट की बहुलता वाले उर्वरक के अंश, भूस्राव और औद्योगिक अपशिष्ट जब जल निकायों में मिलते हैं तो जल निकायों में बड़ी तीव्रता से पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है, जो जल निकायों में बड़ी तीव्रता से पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं और जल संकायों में होने वाली इस पोषक समृद्धि को सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन कहते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अमोनिया में परिवर्तन होना अमोनीकरण कहलाता है। अमोनिया का नाइट्रोजन में परिवर्तन नाइट्रीकरण कहलाता है। आरंभ में नाइट्रोमोनास जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्राइड में परिवर्तन होता है। इसके बाद नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। 141 में क्या है? कौन कथन सही है? याद कर लीजिए। 1909 में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया था। यह गलत है, बाकी सब सही है। मतलब हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया। मौलाना बरकतुल्लाह काबुल में अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में क्या थे? तो शामिल थे। और मुस्लिम लीग का जन्म ही हुआ था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल मांग के लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना के 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। दूसरा, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उसका विस्तार करना। भारतीय परिषद एक्ट 1905 के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। भारतीय परिषद एक्ट 1905 के द्वारा भारत सांप्रदायिकता का बीजारोपण हुआ। कब? 1905 की ही बात है, यानी भारत परिषद एक्ट के द्वारा ही भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण हो गया और भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। इसका भी आधार यही है 1905 का एक्ट। 142 में क्या है? निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण सही नहीं है? यानी और सब कारण होगा, एक कारण नहीं होगा। यहाँ अधिकारियों के अक्षम, ऐसा थोड़े कि इंग्लैंड के अधिकारी अक्षम थे। बाकी सब मतलब ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, ये सब भारत में क्या था? तो भारत में अविश्वास फैलाने और अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह, या कहा जाए कि अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह ही कहेंगे उसको, या अंग्रेजों के खिलाफ अविश्वास फैलाने के लिए काफ़ी था। अतः भारतीय विद्रोही बन गए। और जब यह विद्रोह हुआ था, यानी इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, जो 1857 का है, ये बहुत सारे भारत के शहर में जैसे, और बहुत सारे जो जनरल हैं उनका नाम आता है जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया। जैसे दिल्ली में निकोलसन और हडसन,
कानपुर कैंपबेल, लखनऊ कैंपबेल, झांसी हीरोज, इलाहाबाद कर्नल नील, जगदीशपुर विलियम टेलर और विंसेंट आयर, बरेली सर कोलिन कैंपबेल, फैजाबाद कर्नल रीड और फतेहपुर जनरल रेनॉल्ड। इन लोगों ने क्या किया था, को विद्रोह को दबा दिया था। नील विद्रोह किसके बारे में था? अब नील विद्रोह की बात हो रही है। तो नील विद्रोह था, यहाँ देखिए, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, जिसके विरोध में क्या होगा, विद्रोह होगा। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था, जो बंगाल के किसानों द्वारा 1859 में किया गया था। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के बाद किया जाने वाला पहला संगठित विद्रोह था। नील विद्रोह की यह पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई थी। और इसके नेता कौन कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील विद्रोह को बुद्धिजीवियों और कुछ जमींदारों का भी सहयोग प्राप्त था। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। 144 में क्या है? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो क्या था यहाँ पर? चौकीदारी कर न देंगे। नमक सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी के लिए यात्रा शुरू करते हैं और 6 अप्रैल को नमक कानून कहाँ तोड़ेंगे? तो साबरमती से कहाँ, तो दांडी में जाकर तोड़ देंगे। क्लियर है? अंत क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस कुछ कहेंगे, वे क्या बोले? ये नेपोलियन ने जिस तरह एल्बा से पेरिस की यात्रा की, वही गांधी जी साबरमती से दांडी की यात्रा कर दिए हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह में क्या होगा? तो पटना में स्वदेशी समिति का गठन किया गया और यहाँ पर लोगों ने न, यहाँ तो तट था नहीं, तो यहाँ के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। बिहार किसान सभा से कौन लोग जुड़े हुए थे? तो याद कर लीजिए, बहुत लोग जुड़े थे, अतः इसका उत्तर ई होगा। तो बिहार किसान सभा में स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन और यदुनंदन शर्मा आदि यानी बहुत लोग थे। बिहार में 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किसान सभा का गठन किया था। 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन 1929 में स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था। बिहार में किसानों का दमन करने के लिए जमींदारों ने यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था। 146 में क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान, यानी बिहार में क्या हुआ था? 7 शहीद हो गए थे। कहाँ पर की बात है? तो यह पटना सचिवालय की बात है, याद कर लीजिए। जगपति कुमार, तो इनका गांव था खराठी गांव, औरंगाबाद। जगपति कुमार, खराठी गांव, औरंगाबाद। रामानंद सिंह, तो ये शहादत नगर, पटना। रामानंद सिंह, शहादत नगर, पटना। राजेंद्र सिंह यह बनवाड़ी चक सारण। राजेंद्र सिंह, बनवाड़ी चक सारण। और सतीश चंद्र झा, खरहरा, भागलपुर। ये लोग क्या करने गए थे? झंडा फहराने। कहाँ? सचिवालय। कब की बात है? 11 अगस्त 1942 को। तो पुलिस ने गोली चला दिया। इसमें मरने वाले बहुत लोग, जैसे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था हुंकार। और भारत में किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर संगठित करने का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही जाता है। ये शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। काशी से इन्होंने भूमिहार ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाला। सहजानंद सरस्वती का नाम नौरंग राय द्वारा, परंतु स्वामी अच्युतानंद जी से विधि पूर्वक 10 नामी दीक्षा लेकर ये नौरंग राय से सहजानंद स्वामी कहलाए। सहजानंद सरस्वती ने नारा दिया था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब जो कानून बनाएगा, यानी जो अन्न वस्त्र किसान ही अन्न वस्त्र बनाता है, उपजाता है, तो वही कानून बनाएगा। यानी यही किसान आंदोलन का नारा भी बना। 148 पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1948 की है। तो किसने किया? याद कर लीजिए, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था।
और अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था थी जिसका गठन बंगाल में हुआ था। इसका आरंभ अखाड़ों में हुआ। इसके दो प्रमुख रूप थे, एक ढाका अनुशीलन समिति और दूसरा था युगांतर। कलकत्ता के वकील प्रमोद मित्र ने इसकी एक शाखा की स्थापना कलकत्ता में की थी। कलकत्ता में 1902 में गठित अनुशीलन समिति की 3 समितियां कार्यरत थी, जिनमें एक के नेता अरविंद घोष भी थे। एक अन्य समिति जिसमें एक के नेता अरविंद घोष थे और एक अन्य समिति का नेतृत्व सरला देवी। अनुशीलन समिति की कलकत्ता शाखा के प्रमुख बरिंदर घोष थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कोई एक तो था नहीं, तो इसका भी उत्तर ई होगा। तो तत्कालीन बिहार में झारखंड शामिल था, इसलिए संविधान सभा में बिहार से 36 लोग चुनकर गए थे। इसमें प्रमुख कौन कौन थे? A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, चंद्रिका राम, देवेंद्र नाथ महतो ही होगा, जगत नारायण लाल, महेश प्रसाद सिन्हा आदि। बिहार के सभी सदस्यों ने 22 समितियों में वाद विवाद में भागीदारी की थी। इनमें से दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे बाद में। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने और प्रथम अध्यक्ष संविधान सभा के यही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 150 यह बीपीएससी के प्रत्येक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार में 1857 का विद्रोह 12 जून को देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू होता है, जहां जमानत अली और सलामत अली ने बगावत कर अंग्रेज अफसरों को मार डाला। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। कुंवर सिंह के नेतृत्व में ही दानापुर के बागी फौजी ने आरा पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। इस दौरान जगदीशपुर में अमर सिंह ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। कुंवर सिंह को रीवा के राजा ने इस दौरान अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम दिनों में कैप्टन ली ग्रांट के साथ युद्ध किया और 23 अप्रैल 1858 को युद्ध हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। कौन था? तो विलियम टेलर था। इसी के साथ हम लोगों का पहला क्वेश्चन सेट पूरा खत्म हो गया। अगली बार मिलेंगे तो क्वेश्चन सेट नंबर 2 से मिलेंगे। आशा करते हैं यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।